अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद अतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरयू का जो प्रीवियस ईयर पेपर है बीएड का, वो क्या है। पहले ये समझेंगे कि आरयू होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आरयू का मतलब होता है रांची यूनिवर्सिटी, जो झारखंड में है। तो यहाँ उर्दू का जो बीएड में क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 और 23, जैसा कि मैंने पिछला एक सेट सॉल्व कराया था 2019 और 21 का था, तो मुझे लगा 20 नहीं है, तो ऐसा लगा कि शायद ये कोविड की वजह से था, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ये 2021 और 23 इसलिए है क्योंकि ये बीएड जो 2 साल का होता है उसका एक में जो एग्ज़ाम होता है, तो 2021 और 23 वाले जो बच्चे हैं, यानी पूरा जो एक आप कह सकते हैं सेशन है, उसका ये पेपर था। तो वो जो था वो 2019 और 21 का था। ठीक उसी तरह ये 2021 और 23 का है, इसमें कोई चीज़ मिस नहीं है, बल्कि ये पूरा जो 2 साल का होता है बीएड उसी के बारे में बताया गया था। तो उसमें कौन कौन से सवालात पूछे गए थे यानी पिछली बार, तो उस सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके आंसर्स, उनके जवाबात को हमें कैसे लिखना है, इसको भी हम अच्छे से जानेंगे। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए, और अगर रांची यूनिवर्सिटी से हैं तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम बहुत जल्द इसी माह, जुलाई जो चल रहा है इसी माह में होने वाले हैं। तो उनको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 2021 और 23 का ये बीएड उर्दू का पेपर है। तो इससे पहले कुछ बच्चों के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि क्लास 12 यानी जो इंटर में हैं उनका उर्दू का, और कुछ बच्चे जो हैं वो क्लास 10 वाले हैं, वो अपना बताते हैं कि उनका मैं उनकी क्लासेस लूँ उर्दू के लिए। जो मैं कराती थी, मैंने हाई स्कूल के लिए यानी क्लास 10 वालों के लिए काफ़ी चीज़ कराई हुई थी पहले से, तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं और कराऊंगी। और जो क्लास 12 वाले परेशान हैं कि उनकी क्लासेस कब से होंगी, तो उनका मैंने सिलेबस आपको बता दिया है, और क्लासेस भी इंशाल्लाह जल्दी होगी। लेकिन चूँकि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। ये जो बीएड का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, ये इसी माह यानी जुलाई जो चल रहा है इसी माह में इन लोगों का एग्ज़ाम होना है, इसीलिए मैं सारा ध्यान अपना बीएड वालों पर दे रही हूँ। तो आप लोगों की भी क्लासेस होंगी, परेशान मत होइए। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो क्वेश्चन पेपर है वो उसके मार्क्स कितने हैं। तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं तो ये आपसे 40 नंबरों के लिए सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन आप अगर 20 मार्क्स भी ले आते हैं यानी 20 नंबर ले आते हैं तब भी आप पास हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पूरे 40 के 40 नंबर कैसे लाएं उस पर बात करेंगे। उनके सारे जो क्वेश्चन थे उन सबको सॉल्व करने वाले हैं, और यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है 1.5 घंटे। तो चलिए पहले चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं कौन कौन से सवालात पूछे गए थे पिछले साल। तो सवाल नंबर 1 है, ये जो है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि गज़ल की तदरीस के मौसर तरीक़ों पर गुफ्तगू कीजिए। इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे, या इसी में, या ये करिए, यह दूसरा सवाल है इसी में कि आज़ादी के उर्दू की सूरत हाल का जायज़ा लीजिए। तो ये करिए या ये करिए, इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं वो गज़ल की तदरीस नहीं करेंगे, बल्कि आज़ादी के जो उर्दू की सूरत हाल थी उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा सवाल है कि उर्दू रस्मुल ख़त की खुसूसियात और इनफरादियत वाज़ेह कीजिए। इसके लिए भी आपको 15 नंबर ही मिलेंगे, या ये करिए, या इसी में दूसरा सवाल है कि कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र का मुहासबा कीजिए। तो या ये करिए या ये करिए, आपको सिर्फ करने एक हैं। तो यहाँ पर आज मैं ये दूसरा वाला ना कराकर ये पहला वाला जो इसमें पूछा गया था उर्दू रस्मुल ख़त की खुसूसियात और इनफरादियत वाज़ेह कीजिए, तो इसको जानेंगे कैसे लिखना है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है।
यहाँ पर मुंदरजा जेल में से किसी 2 पर नोट लिखना है, यानी इसमें आपको दिए टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो हम 2 ही करेंगे, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन का जो आप आंसर लिखेंगे तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो पहला सवाल है इसमें कि एक मिसाली उस्ताद की किन किन सिफात का होना लाजमी है। ये हमने कई बार कराया हुआ है कि एक अच्छे उस्ताद की क्या खुसूसियात होनी चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। ये मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि ये मैंने कई बार कराया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि उर्दू शेर व अदब की मौजूदा सूरत का जायज़ा लीजिए। और इसमें तीसरा सवाल है कि उर्दू सहाफ़त का गिरता हुआ मयार। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, बल्कि ये जो तीसरा पूछा गया है कि उर्दू सहाफ़त का गिरता हुआ मयार क्या है, तो इसको जानेंगे। इसके बाद अगला है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि उर्दू बरंग कोर्स बराए गैर उर्दूदा का उर्दू के फ़रोग में क्या अहमियत है। इसके बाद अगला है कि टेलीविज़न और उर्दू। फिर इसके बाद अगला और लास्ट है कि गैर उर्दूदा तलबा को उर्दू कैसे पढ़ाई और सिखाई जा सकती है, तहरीर कीजिए। तो आज हम इसी को जानेंगे, इन दोनों को नहीं जानेंगे। तो ये पूरा सेट हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पहला है कि आज़ादी के उर्दू की सूरत हाल का जायज़ा लीजिए, जो 15 नंबरों के लिए पूछा गया है। तो इसका आप जवाब लिखिए कि आज़ादी के बाद दस्तूर साज असम्बली ने कौमी ज़बान के मसले पर गुफ्तगू करते हुए 14 सितंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सदारत में कास्टिंग वोट 70 बमुकाबिल 78 वोट, जो खुद्दान का ही था, हिंदी को देवनागरी रस्मुल ख़त के साथ आज़ाद हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान की हैसियत से तस्लीम कर लिया गया। यहाँ हिंदुस्तान में जो हिंदी थी उसको सरकारी ज़बान की हैसियत से मान लिया गया, और जो उर्दू थी उसको पाकिस्तान की सरकारी ज़बान तस्लीम कर लिया गया था। इसी वजह से हिंदुस्तान में उर्दू का ज़्यादा रोल नहीं बचा था, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई। उर्दू जिसको कम से कम दूसरी सरकारी ज़बान का मर्तबा तो मिलना ही चाहिए था, पर मिला नहीं, चूँकि जो उर्दू थी उसको पाकिस्तान की सरकारी ज़बान बना दी गई। इसलिए उर्दू यहाँ पर 14 जो दूसरी इलाकाई ज़बान थी उसके साथ उसको शामिल कर दिया गया। तो 14 दूसरी इलाकाई ज़बानों के साथ दस्तूर की 8वीं फहरिस्त में शामिल कर दी गई। हालांकि यही वो ज़बान थी जो पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों के लिए मुश्तरका ज़रिया इबलाग थी, और इसी ने तहरीक आज़ादी में न सिर्फ कौमी एहसासात को जिला बख्शी थी, बल्कि यही उसे तमाम लोगों तक पहुंचाने का एक मुयस्सर ज़रिया बनी। यही कौमी नारा इनकलाब जिंदाबाद, जो ये एक नारा है इनकलाब जिंदाबाद, ये उर्दू में है। और इसको जो इनकलाब जिंदाबाद इस नारा को दिया किसने था, तो इसको देने वाले थे हज़रत मुहानी। ये भी आप याद रखिए, हज़रत मुहानी ने ही सबसे पहले ये बोला था कि इनकलाब जिंदाबाद, और ये उर्दू में था। और इसी ने, यानी ये उर्दू ज़बान में ही अल्लामा इकबाल, जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैं, उन्होंने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक है खाक वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है, इसको भी अल्लामा इकबाल ने ही लिखा है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सब के सब उर्दू ज़बान में ही लिखे गए हैं। जैसे वलवला अंग्रेज़ मिस्रों के ज़रिया कौमी बेदारी की रूह हिंदुस्तानी अवाम के दिल में फूकी थी। एक बात कह सकते हैं, या एक नज़्म कह सकते हैं, एक शेर कह सकते हैं, नज़्म नहीं बल्कि एक शेर कह सकते हैं, जो साहिर ने लिखा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही उम्दा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इन्होंने लिखा है कि जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, उन शहरों में अब उर्दू बेनाम व निशान ठहरी। आज़ादी कामिल का ऐलान हुआ जिस दिन, मातूब ज़बां ठहरी गद्दार ज़बां ठहरी। ये इन्होंने उर्दू ज़बान के बारे में लिखा है साहिर ने, क्योंकि पहले सारी चीज़ें उर्दू में ही ज़्यादातर लिखी गई थी, लेकिन यहाँ से बिल्कुल ही उर्दू को गायब कर दिया गया जब आज़ादी मिली, पूरी तरह से आज़ादी जब मिल गई तो।
आज़ाद हिंदुस्तान में रियासतों की तश्कील 9 लिसानी बुनियादों पर की गई, जिसके नतीजा में अक्सर इलाकाई ज़बान मिसलन बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़ और चेन्नई में तमिल वगैरह को उसकी तरक्की के लिए नए मौके फराहम किए गए। लेकिन उर्दू की ये बदकिस्मती रही कि इसको शोहरत तो हासिल रही, लेकिन इसको पांव धरने की कोई जगह ना मिल सकी। ये हवा के दोष पर तो ज़रूर सवार है, लेकिन इसका कोई इलाका नहीं। बकौल हमारे रहबरान कौम ये मुल्क के हर हिस्से में बोली और समझी जाती है उर्दू ज़बान, लेकिन जैसा कि लोग जानते और समझते हैं कि वो कहीं भी नहीं है। खुद उत्तर प्रदेश में जहाँ ये पली बड़ी और परवान चढ़ी, जहाँ के स्कूलों में आज़ादी से कब्ल यानी आज़ादी मिलने से पहले उर्दू की तालीम का मुनासिब इंतज़ाम था, रातों रात उसे स्कूल, कॉलेजों, दफ्तरों और अदालतों से निकाल दिया गया। यानी अदालतों में, दफ्तरों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, हर जगह उर्दू जो थी उसका बोलबाला ज़्यादा था आज़ादी से पहले, लेकिन जब आज़ादी मिली तो हर जगह से इसको निकाल दिया गया। इन हालात में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन और यूपी यूनिट के सदर कृष्ण प्रसाद कौल ने 10,000 वालिदैन के दस्तखत के साथ यूपी के वजीर तालीम संपूर्णानंद से मुलाकात की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि उर्दू रस्मुल ख़त की खुसूसियात और इनफरादियत वाज़ेह कीजिए, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो इसको जानते हैं। जवाब लिखिए और हेडिंग डालिए उर्दू रस्मुल ख़त। इसमें लिखिए कि उर्दू और हिंदी के दरमियान सिर्फ रस्मुल ख़त की दीवार हाइल है, मगर उसे गिरा दी जाए, यहाँ मगर नहीं बल्कि अगर होना चाहिए, कि अगर उसे गिरा दी जाए तो उर्दू भी उसी तरह हिंदी में समा जाएगी जैसे अवधी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, भोजपुरी और दूसरी ज़बानें। तो ये बात कही है राम नरेश त्रिपाठी ने। इसके बाद दूसरा, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि रस्मुल ख़त किसी भी ज़बान की इज़्ज़त नफ्स होता है और उसको तर्क करने का ख्याल अपनी इज़्ज़त नफ्स से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है, यानी उसके बराबर है। रस्मुल ख़त कहते हैं जो लिखा जाता है, जैसे अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रस्मुल ख़त, ये उर्दू ज़बान में कैसे लिखी जाती है, ये दाहिने से नहीं, हाँ दाहिने से, ये यहाँ दाहिना कहलाएगा, तो ये दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है, और जो हिंदी होती है वो इधर से लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ। इसके बाद अगली हेडिंग डालिए कि उर्दू रस्मुल ख़त की खुसूसियात। इसमें लिखिए कि हम लोगों ने आमतौर से ये बात नज़रअंदाज कर रखी है कि हमारे रस्मुल ख़त का रुख भी वही है जो तवाफ़ काबा का रुख है, यानी जब हम तवाफ़ करते हैं खाने काबा का तो जो उसका रुख होता है वही रुख से हम लोग लिखते हैं। रस्मुल ख़त लिखने को ही कहा जाता है। तवाफ़ के दौरान हाजी मरकज़ यानी काबा को बाएं हाथ की तरफ रखते हैं और दाएं हाथ से बाएं की जानिब चलते हैं। हिंदू अपने तवाफ़ उन लोग अपने जो उनका लफ्ज़ है वो तवाफ़ नहीं बल्कि परिक्रमा कहते हैं। तो यानी हम लोग जिसको तवाफ़ बोलते हैं ऐसे घूमने को, तो उनको हिंदू लोग परिक्रमा कहते हैं। तो तवाफ़ यानी परिक्रमा। हिंदू अपने परिक्रमा में मरकज़ को दाएं हाथ पर रखते हैं और बाएं हाथ से दाएं की जानिब चलते हैं, जैसे संस्कृत रस्मुल ख़त होता है, यानी जो हिंदी जैसे लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, तो उसी तरह बाएं से दाएं लिखते हैं वो लोग। तवाफ़ शुरू करते हुए हिंदू बायां पैर आगे बढ़ाते हैं और मुसलमान दायां पैर, यानी तवाफ़ की जो रस्म हाजी साल में एक दफ़ा अदा करते हैं वो हर पढ़ा लिखा मुसलमान उर्दू रस्मुल ख़त के ज़रिया हर रोज़ अदा करता है। उर्दू हर्फ, शक्ल, फ़नकारी और अफादियत की बेहतरीन इम्तिजाज़ का नमूना है, जिसमें कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखी जा सकती हैं। उर्दू रस्मुल ख़त दूसरे रस्मुल ख़त के मुकाबले में ज़्यादा हमागीर है। इसके बाद अगला हेडिंग डालिए उर्दू रस्मुल ख़त की इनफरादियत। इसमें लिखिए कि आज़ाद हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी में इख्तिलाफ की सबसे बड़ी वजह उन दोनों के जुदागाना रस्मुल ख़त को बताया जाता है। उर्दू फ़ारसी रस्मुल ख़त में दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, जैसा कि ये PDF आप देख पा रहे हैं, ये दाएं से बाएं लिखी गई है क्योंकि ये उर्दू में लिखा गया है, और उर्दू और फ़ारसी
सेम ऐसे ही लिखा जाता है, जबकि हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में बाएं से दाएं, हिंदी और संस्कृत बाएं से दाएं लिखी जाती है। दोनों रस्मुल ख़त के हामी अपने अपने रस्मुल ख़त को ज़्यादा साइंटिफिक मानते हैं और एक दूसरे पर तरजीह देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में हिंदी रस्मुल ख़त का जो मसला है वो ज़्यादा लिसानी या इल्मी नहीं, बल्कि इसमें सियासी असरात, ज़ाती अगराज और कौमी पस्ती का कार फरमा है, जिसमें मरऊबियत और इब्नुल वक्ती के तहत उर्दू दानों का एक मुख्तसर तबका यानी एक छोटा सा तबका भी साथ दे रहा है। इसके एतराज़ात आम तौर पर फ़ारसी रस्मुल ख़त, अरबी व फ़ारसी के अल्फाज और फ़ारसी कवायद के इस्तेमाल पर है, जिसकी वजह से ये लोग इस रस्मुल ख़त को छोड़कर रोमन या देवनागरी रस्मुल ख़त को इख्तियार करने का मशवरा देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उर्दू का रस्मुल ख़त सिर्फ उर्दू का रस्मुल ख़त है, जिसमें उर्दू वालों का लिसानी, अदबी, सकाफ़ती और अमली ज़ख़ीरा मौजूद है। इनमें मुदाखलत की कोशिश उन सरमायों को बर्बाद कर देने के मुतरादिफ है, यानी उसको बर्बाद कर देने के बराबर है। ये हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, जो 10 नंबरों के लिए। इतना अगर आप करेंगे तो 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब जो 10 नंबर बचे हैं वो शॉर्ट टाइप में हमें मिल जाएंगे 5-5 नंबर करके। तो सवाल नंबर ये तीसरे का जीम वाला है हिस्सा। तो जीम में पूछा गया था कि उर्दू सहाफ़त का गिरता हुआ मयार, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। उर्दू सहाफ़त यानी जो उर्दू पत्रकारिता आप हिंदी में कहेंगे, तो उसका गिरता हुआ मयार क्या है उसको जानेंगे। तो जवाब लिखिए कि उर्दू मीडिया के क़ारीन कहते हैं उसको, उर्दू जो अखबार होता है या पत्रकारिता आप कहते हैं, तो उसको पढ़ने वाले की तादाद में कमी उर्दू सहाफ़त के ज़वाल की एक बड़ी वजह है। यानी लोगों को उर्दू के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, इस वजह से उसको उर्दू के अखबार पढ़ने वालों की तादाद कम है। ये बहुत बड़ी एक वजह बताई जाती है। यहाँ तक कि यूपी कहते हैं उत्तर प्रदेश को, तो यूपी जैसी रियासतों में जहाँ मुसलमानों की सबसे ज़्यादा तादाद है, वहाँ भी उर्दू को सौतेला सलूक का सामना करना पड़ता है। इसके बरअक्स पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उर्दू सहाफ़त या तो अंग्रेज़ी सहाफ़त के बराबर है, या मेआरी मवाद, पेशा वराना महारत और एतबार के लिहाज से एक कदम आगे है, यानी या उसके अंग्रेज़ी अखबार के बराबर है या उससे भी एक कदम आगे है उर्दू, जो उर्दू ज़बान है वो पाकिस्तान में। बार बार कहा गया है कि उर्दू मीडिया के पास वसाइल नहीं हैं, उसे ना तो सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है और ना ही उसे माश से जोड़ा गया है। शुमाली हिंदुस्तान में शायद ही कोई सरकारी स्कूल हो जो अपने तलबा को उर्दू पढ़ाता हो। उर्दू की तालीम मुसलमानों के ज़रिया चलाए जाने वाले चंद स्कूलों और मुस्लिम मदारिस तक महदूद है। इससे उर्दू अखबारात और रिसाइल के क़ारीन और शनाख्त मुतासिर हुई हैं। यानी जब उर्दू पढ़ाया नहीं जाएगा तो बच्चे सीखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? जब पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर वो अखबार कैसे छपेगा? जब कोई पढ़ने वाला, कोई जानने वाला नहीं है, तो फिर उसके ऊपर भी तो असर आएगा ही। अगला सवाल है सवाल नंबर तीसरे का ही वाह। ये छठा सवाल है तीसरे का कि गैर उर्दूदा तलबा को उर्दू कैसे पढ़ाई और सिखाई जा सकती है, तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आप जवाब लिखिए कि गैर उर्दूदा यानी जो उर्दू नहीं जानते हैं उन बच्चों को उर्दू की तदरीस में सबसे पहले और गालिबन सबसे बड़ा मसला हुरूफ तहज्जी की तदरीस के दौरान खड़ा होता है। उर्दू, अरबी और फ़ारसी के हुरूफ तहज्जी के साथ एक दुश्वारी ये भी है कि कुछ हुरूफ एक जैसे अस्वाद की नुमाइंदगी करते हैं, मिसलन अलिफ, ऐन और हमज़ा, ते और तो, से, सीन और स्वाद, हे और हे, जाल, जे, बड़ा जे, जो, ज्वाद और जो वगैरह एक ही जैसी आवाज़ की नुमाइंदगी करते हैं। तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे क्या बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मसला छोटे बच्चों के साथ तो कुछ ज़्यादा अहम नहीं, लेकिन गैर उर्दूदा तबका को उर्दू सिखाते हुए उमूमन पेश आता है। इसके हल के लिए कुछ अहले नज़र अदीब मिसलन डॉक्टर एजाज हुसैन, शाद आर्फी और जाफ़र हसन वगैरह ने ये हल निकाला कि अलिफ, ऐन और हमज़ा की जगह सिर्फ अलिफ
काफ़ी है, यानी इन अल्फाज की जगह अगर हम सिर्फ अलिफ कहेंगे तो वो काफ़ी है। ते और तो में हुरूफ ते ले लिया गया। से, सीन, शीन और स्वाद की जगह सिर्फ सीन काफ़ी है। जे, जाल, जे बड़ा जे, ज्वाद और जो में सिर्फ जे काफ़ी है। तो इस तरह आज हम लोगों ने देखा आरयू, जो आरयू का पेपर है, आरयू का यानी रांची यूनिवर्सिटी का जो बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का ही था, तो उसमें कौन कौन से सवालात पूछे गए और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके आंसर्स को हमने जाना कि कैसे लिखना है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। अगर कोई रांची यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा है तो उन तक इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहीं का ये प्रीवियस ईयर पेपर है और एग्ज़ाम अब होने ही वाला है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए। और ये जुलाई में ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो उस क्वेश्चन पेपर को हमें ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर ज़रूर से ज़रूर सेंड करिए, क्योंकि आने वाले जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे ये वीडियो आपके लिए, आपको पता चला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2023 का, तो ऐसे उनको भी पता चल जाएगा कि 2024 में कौन कौन से सवालात पूछे गए, तो ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।